नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। सबसे पहले चार बड़ी खबर में बात करेंगे अलीराजपुर की, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलीराजपुर जिले के जोबट में हैं। वे रतलाम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में सभा कर रहे हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में बड़ा बदलाव किया है। तीसरी खबर में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासन की भी पैनी नजर ग्वालियर चंबल अंचल पर नजर आ रही है। चौथी और आखिरी खबर में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां तेज हो गई है। तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं खबरों में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलीराजपुर जिले के जोबट में हैं। वे रतलाम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में उन्होंने सभा की। राहुल ने कहा, ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। भाजपा और आरएसएस इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। 400 सीट तो छोड़िए, उनको 150 भी नहीं मिलेगी। जोबट की सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पीएम कल आने वाले हैं, उनसे पूछना कि 2 करोड़ युवा बेरोजगारों को नौकरियां कब मिलेगी। बता दें कि भूरिया का भाजपा की अनीता चौहान से कड़ा मुकाबला है। इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का ये तीसरा दौरा है। इससे पहले वे 8 अप्रैल को शहडोल और 30 अप्रैल को भिंड में सभा भी कर चुके हैं। चाहे वो शिक्षा हो, हिंदुस्तान के आदिवासियों को मिला है, दलितों को मिला है, पिछड़ों को मिला है। आपके जल, जमीन, जंगल का जो हक है, वो सारा का सारा इस संविधान ने आपको दिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो और आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाए। ये उनका लक्ष्य है और हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है, वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में बड़ा बदलाव किया है। अखिलेश ने नरेश उत्तम पटेल की जगह श्यामलाल पाल को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्यामलाल पाल की बात करें तो वह समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। उसके बाद नरेश उत्तम पटेल ने उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया था। बीते साल ही सपा ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। बता दें कि नरेश उत्तम पटेल यूपी की फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा की बात करें तो सपा मुखिया का करीबी भी माना जाता है। कहा जा रहा है कि उनका पूरा फोकस चुनाव अभियान पर रहे, जिसको देखते हुए ही अखिलेश ने उनसे जिम्मेदारी लेकर श्यामलाल पाल को सौंपी है। अखिलेश यादव का ये फैसला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए फॉर्मूले के तहत देखा जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में बड़ा बदलाव किया है। अखिलेश ने नरेश उत्तम पटेल की जगह पर श्यामलाल पाल को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यादव परिवार के लिए कल के दिन की बात करें तो काफी अहम कल का दिन माना जा रहा है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि यहां पर बदलाव देखने को मिला, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदले गए हैं?
काजल, देखिए उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हैं, वो फतेहपुर सीट से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां थी, जिसको लेकर ये उन्होंने जाहिर किया था कि यह प्रदेश अध्यक्ष का पद है किसी और को दे दिया जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए ये सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी राजेंद्र सिंह, उनको अवगत कराया गया। और उसके बाद अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी संस्तुति पर श्यामलाल पाल को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। श्यामलाल पाल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पाल वोटों को रिझाने की कोशिश करेगी। हालांकि श्यामलाल पाल जो है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे और श्यामलाल पाल करीब 20 साल से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वह पूर्व प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय से काम किया है, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, उनके साथ तमाम आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 2002 में वह अपना दल पार्टी से ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, प्रतापपुर विधानसभा से, जो प्रयागराज में है। और मूल रूप से श्यामलाल पाल प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए, पूर्वांचल में जो पाल, बघेल, धनगर समाज है, वो समाजवादी पार्टी अपने पाले में करना चाहती है। इसीलिए श्यामलाल पाल को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पिछड़ा वर्ग से आते हैं श्यामलाल पाल और इसी माध्यम से, क्योंकि कल मैनपुरी में चुनाव भी होना है और पाल को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बार बड़ा कार्ड खेला है पिछड़े वोटों को रिझाने को लेकर। और इसके साथ ही जो पाल मतदाता जहां पर निर्णायक वोट होता है, ऐसे में कई सीटों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और श्यामलाल पाल हालांकि समाजवादी पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। आम कार्यकर्ता से उन्होंने यहाँ पर सफर तय किया था, प्रदेश महासचिव भी रहे, उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। श्यामलाल पाल के ऊपर उत्तर प्रदेश में 2024 की समाजवादी की जो रणनीति है, वो तय करेगी किस तरीके से वो अपने समाज, अपनी बिरादरी को समाजवादी पार्टी में शामिल करा सकते हैं और उससे कैसे समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की कई सीटें हैं जिसपे पाल समाज यहाँ प्रभाव डालता है, चाहे फिर कन्नौज हो, इसके साथ ही मैनपुरी हो, एटा हो, इटावा हो, इसके साथ ही अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र है, कानपुर नगर है, फतेहपुर है और पूर्वांचल के कई इलाके हैं जहां पाल समाज की काफी जो है संख्या है। तो ऐसे में निर्णायक वोट की भूमिका निभाते हैं और श्यामलाल पाल को अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इनको अपने पाले में लाने को लेकर एक अहम रणनीति बनाई है। जी बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये फैसला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीटीए फॉर्मूले के तहत भी देखा जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पीडीए का नारा लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चल रहे हैं और उस पर कहीं ना कहीं वो अटल भी दिखाई दिए हैं। नरेश उत्तम पाल के बाद और नरेश उत्तम पटेल के बाद उन्होंने यहाँ पर श्यामलाल पाल को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे जो उनका पिछड़ा संदेश है वो मजबूत करना चाहते हैं और किसी तरीके से पिछड़े वोटों को टूटने नहीं देना चाहते हैं। और ऐसे में उनका बड़ा संदेश है, श्यामलाल पाल के माध्यम से उन्होंने उत्तर प्रदेश की रणनीति को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और देखा जाए कि पाल समाज जो है, पहले पूर्व में जब कांशीराम बीएसपी में सक्रिय थे, उस समय पाल समाज सबसे ज्यादा बीएसपी में रहता था। ऐसे में चाहे बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भागवत पाल रहे हो, तमाम बड़े नेता रहे हो, राजाराम पाल है जो विधायक भी रहे और उसके साथ लेकिन जो नेता और बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी है, और उसके बाद अब जो देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उन वोटों को लगाने को लेकर श्यामलाल पाल को यहाँ अहम जिम्मेदारी दी है। उससे बड़ा फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि ये जो बिरादरी है वो निर्णायक होती है और हर लोकसभा क्षेत्र में भारी संख्या में इनका वोट है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का निर्णय है वो उसे फायदा पहुंचा सकता है। बसपा के वोट पर भी सेंधमारी का दाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रशांत। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से श्यामलाल पाल को समाजवादी पार्टी ने यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसमें अगर खास बात की जाए तो जो अखिलेश यादव हो या दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव हो, उनकी जो पैतृक लोकसभा सीट है इटावा, वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ सारिका बघेल को प्रत्याशी बनाया है। सारिका बघेल अगर देखी जाए, भले ही क्योंकि ये इटावा सीट है जो रिजर्व है, लेकिन इनको जो है पाल धनकर समाज से माना जाता है। हालांकि इनका सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो अनुसूचित वर्ग में आता है, ऐसे में उस सीट से लड़ रही है। लेकिन जब श्यामलाल पाल को ये उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और प्रदेश में एक नया मैसेज जा रहा है, तो ऐसे में लोकसभा इटावा में भी पाल समाज जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ सके, उसको लेकर यहाँ पर श्यामलाल पाल के नाम की घोषणा की गई है। इटावा के साथ ही कन्नौज में भी पाल समाज का बड़ा वोट है।
वहां पर भी अगर देखा जाए जो विजय बहादुर वहां पे रहे हैं, समाजवादी पार्टी में विधायक भी रहे और उसके साथ ही वहां पर देखा जाए कि वो मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। इटावा के साथ ही कन्नौज है, मैनपुरी है, एटा है, उरई की जो जालौन गरौठा सीट है उस पर भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हमीरपुर है और बांदा सीट है, यहाँ पर पाल समाज का काफी वोट है। और पूर्वांचल की तरफ चलेंगे तो आजमगढ़ है, मऊ है, जौनपुर है, यहाँ भी निर्णायक वोट है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की बड़ी रणनीति है और इसके साथ ही कई जगह बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि पाल बिरादरी हमेशा अपने नेता को देखकर जो है वोट करती है। ऐसे कई परिणाम देखे गए जिसके आधार पर ये एक मनोभावना बन चुकी है। तो ऐसे में श्यामलाल पाल की घोषणा होने के बाद समाजवादी पार्टी को कई सीटों पर, अगर उत्तर प्रदेश की देखी जाए, करीब आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर फायदा मिल सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, कल वोटिंग होना है उत्तर प्रदेश में और इससे पहले यहाँ पर बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में बड़ा बदलाव किया है। अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम पटेल की जगह पर श्यामलाल पाल को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासन की भी पैनी नजर ग्वालियर चंबल पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें यहीं से सामने आई थी। चुनावी शोर थमने तक प्रदेश में 1433 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मतदान के लिए ग्वालियर चंबल संभाग के जिले, खासतौर पर मुरैना और भिंड के 100% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए चुनाव आयोग मतदान पर नजर रखेगा। यहां पर हर चुनाव में होने वाली हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंधों पर भी खासा फोकस किया गया है। मुरैना सीट पर हिंसा फैलाने वालों के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से एक चेतावनी भी लिखी गई है, वो भी बुलडोजर के ऊपर बैनर में, जिसमें लिखा है कि मतदान में अगर किया प्रावधान तब शुरू होगा मेरा काम। पुलिस प्रशासन ने 50 से भी अधिक बुलडोजर अलग अलग थानों में रखवाए हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियां रवाना हो गई अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए। गर्मी का सीज़न है, गर्मी का मौसम है, बात बिल्कुल सही है। मतदान केंद्र पे छाया की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, तमाम वो व्यवस्थाएं जो की जा सकती हैं गर्मी के मौसम को देखते हुए वो मतदान केंद्र पे की गई हैं। और कल मतदान के दौरान वोटर्स को दिक्कत न हो इसका विशेष ध्यान रखा गया है। मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि कल वोटिंग है जिन 9 संसदीय क्षेत्रों में, आप सभी लोग अपने मतदान केंद्र पे जाएं और वोट जरूर करें। मतदान केंद्र पे आपकी सहूलियत के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो कृपया आप मतदान केंद्र तक जाएं और वोट करें। करेंगे सहयोगी सत्यम का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यम, तीसरे चरण में एमपी की 9 सीटों पर मतदान होना है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है। फ्रेम में सत्यम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही आवाज? चलिए वापस से रुख करेंगे, सहयोगी को आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए भिंड मुरैना यहाँ पर संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं और ऐसे में देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासन की भी पैनी नजर ग्वालियर चंबल अंचल पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें यहीं से सामने आई थी। चुनावी शोर थमने तक प्रदेश में 1433 अब तक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी सत्यम का रुख करेंगे। सत्यम, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? सत्यम, आप सुन पा रहे हैं?
चलिए, सहयोगी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता भी इसमें शामिल है कहीं ना कहीं। इसके अलावा आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मतदान के लिए ग्वालियर चंबल संभाग के जिले, खासतौर पर मुरैना और भिंड के 100% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए चुनाव आयोग मतदान पर नजर रखेगा। यहां हर चुनाव में होने वाली हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंधों पर भी खासा फोकस किया गया है। मुरैना सीट पर हिंसा फैलाने वालों के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से एक चेतावनी भी लिखी गई है, वो भी बुलडोजर के ऊपर बैनर में, जिसमें लिखा है कि मतदान में अगर किया प्रावधान तब शुरू होगा मेरा काम। पुलिस प्रशासन ने 50 से भी अधिक बुलडोजर अलग अलग थाने में रखवाए हैं, जिससे कि किसी प्रकार की अशांति ना फैले। तो तीसरे चरण में 7 मई यानी कि कल 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और ऐसे में व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था यहां पर पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही 7 राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासन की भी पैनी नजर ग्वालियर चंबल अंचल पर है। ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी सत्यम का रुख करेंगे। सत्यम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी सत्यम, तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होना है, किस तरह की व्यवस्था की गई है, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए तीसरे चरण के मतदान को लेकर लगातार निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह से मतदान दल जो है मतदान सामग्री को लेकर के जो बैलेट पेपर होता है, बैलेट यूनिट होती है, उसको लेकर रवाना हो चुके हैं। जब निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने ये बताया था कि हरदा में 100% जो मतदाता पेटियां हैं वो पहुंच चुकी हैं। वही देखिए लगातार मतदाता पेटियां अब सभी जगह करीब करीब पहुंच चुकी हैं। और मतदाताओं के लिए बात की जाए तो मतदाताओं के लिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसकी वजह से छाया की व्यवस्था की गई है और पानी की व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था की गई। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अमित हमने कलेक्टर से भी बात की थी और प्रमुख निर्वाचन पदाधिकारी से भी बात की थी। उन्होंने भी साफ तौर पर ये बताया है कि जो 20,545 जो बूथ बनाए गए हैं, सभी बूथों पर हर तरह की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ ही जो वरिष्ठ जो मतदाता हैं, जो जिनकी उम्र करीब 80 साल से ऊपर है, वो 88,000 मतदाता करीब के हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की है। दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। हालांकि पहले भी दिव्यांगों और 85 वर्ष से पूर्व आगे जो मतदाता हैं, जो वरिष्ठ नागरिक है, उनको घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान की गई थी। इसके साथ साथ ही देखिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था की भी की जा रही है। सबसे प्रमुख बात यह है कि जो वेब कास्टिंग की गई थी, तो अभी तक जब दूसरे और पहले चरण के मतदान हुए थे उसमें 65% के करीब वेब कास्टिंग की गई थी, लेकिन इस बार वेब कैमरों के जरिए करीब 80% मतदान केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। और यहाँ पर ये जो भिंड और मुरैना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि भिंड और मुरैना में जो मतदान का प्रतिशत है वो भी कम होता है और सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर वेब कास्टिंग की जाती है। पिछली बार की तुलना की जाए तो ग्वालियर में सबसे कम प्रतिशत में मतदान हुआ है, तो इस बार मतदान प्रतिशत बढ़े, उसके लिए लगातार सभी लोग अपील भी कर रहे हैं और लोगों से ये भी गुजारिश कर रहे हैं कि मतदान केंद्रों तक आए। गर्मी के लिए उनने निर्वाचन आयोग ने जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ सुबह जब ये मतदान सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम को 6 बजे तक जब मतदान चलने वाला है, तो इसमें कहीं न कहीं बड़ी संख्या में लोग इसमें आए और पार्टिसिपेट करके मतदान के लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। बिल्कुल सत्यम, लास्ट टाइम हमने देखा भिंड मुरैना सबसे ज्यादा यहाँ पर हिंसा हुई थी और इस बार कहीं ना कहीं तैयारी, यूं कह सकते व्यवस्था भी अच्छी नजर आ रही है। अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन ने 50 से अधिक थानों पर, यहाँ पर अलग अलग थानों पर बुलडोजर लगवा दिए गए हैं कि किसी प्रकार की अगर अशांति फैली तो उनके घर पर बुलडोजर चला दिए जाएंगे। और वहीं दूसरी अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया है वोट परसेंट बढ़ाने के लिए। लास्ट टाइम क्योंकि हमने देखा कि परसेंटेज जो था वो कम निकला था। बिल्कुल काजल, देखिए 2019 के मुकाबले पहले और दूसरे चरण में मतदान की पहले बात कर लेते हैं कि उसमें करीब 9 और 8% की गिरावट आई थी, जिसको देखते हुए लगातार निर्वाचन आयोग ने भी इस पर नजर बना के रखी थी और तमाम पार्टियां भी नजर बना के रखी थी। निर्वाचन आयोग ने उसके लिए ऑफर भी निकाले, कई ऑफर चल रहे हैं कि जो पहले मतदान करेगा, जो मतदान केंद्र पर आएगा, उसको कहीं कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, जिसको लेकर के लगातार ये बातें हो रही है कि मतदाता मतदान केंद्र पर आए, अपने वोट को कास्ट करें। ये सब बातों को लेकर के भिंड मुरैना जो है उसमें देखिए हिंसा की घटनाएं करीब पिछली बार भी हुई थी और इससे पहले भी
भी होती है नहीं, तो उसके लिए 85% के करीब वेब कास्टिंग का किया गया है। वेब कैमरों के जरिए यहाँ पर नजर रखी जाएगी और देखा जाएगा कोई फर्जी या कोई अनहोनी या कुछ अपनी घटना यहाँ पर न हो। वहीं मतदान प्रतिशत की बात करें तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ये 3 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, इनमें करीब सबसे कम मतदान होता है। जो 9 लोकसभा में क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, यहाँ पर वोटिंग हो रही है, जिसमें भिंड, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना के साथ साथ जो शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है विदिशा और बैतूल में भी जो वोटिंग है वो हो रही। तो राजा, महाराजा और मामा यहाँ पर चुनावी मैदान में, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी मैदान में, वहाँ जो राजा की भूमिका में रहते हैं, जिनको राजा कहा जाता है, दिग्विजय सिंह, वो भी हैं। तो ऐसे में सभी जगह पे चुनाव आयोग ने सभी जगह पे व्यवस्थाएं दुरुस्त की है और लगातार मतदान पेटियां जो है वहां पहुंच रही हैं। कल जब शुरुआत होगी तो पहले मॉक पोल होगा। मॉक पोल के जरिए सभी जो प्रत्याशी रहेंगे उनको दिखाया जाएगा, जो 50 वोट होते हैं वो डाले जाएंगे और उसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से सही जो मतदान पेटियां हैं वही सही काम कर रही है। वीवीपैट जो है मशीन वो सही काम कर रही है। वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइड जो मशीन होती है, वो ऑडिटेबल मशीन होती है, वो सही काम कर रही है। तो ये सभी प्रत्याशियों को दिखाया जाएगा, उसके बाद ही मतदान की शुरुआत होगी। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम, नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हो गई है। बता दें आपको कल मतदान होना है और इससे पहले तैयारियां भी मध्य प्रदेश में तेज होती हुई नजर आई। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में होने वाले तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। सभी 7 लोकसभा सीटों के मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल को मतदान सामग्री के साथ रवाना कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 15,701 मतदान केंद्रों में मतदान होंगे। इनमें से 1,072 संवेदनशील और 52 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगारे में मीडिया से चर्चा के दौरान इसकी जानकारी उन्होंने दी। तीसरे चरण में सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। 306 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। 7 मई को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश भी घोषित किया गया है। तिरासी ऐसे मतदान केंद्र हैं जो कि शैडो एरिया में भी स्थापित है और यहाँ पर पर्याप्त रनर्स की व्यवस्था हमने की है। और राज्य में 1658 सेक्टर अफसरों की भी नियुक्ति की गई है, जो कि कल सेक्टर मजिस्ट्रेट के अपने दायित्व के निर्वहन के साथ साथ प्रत्येक 2 घंटे में मतदान की सतत प्रक्रिया के संबंध में अद्यतन कानून सुव्यवस्था की प्रबंधन की कार्रवाई करते रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र में इस बार विशेष ये रहेगा कि वोटर असिस्टेंस बूथ हर मतदान केंद्र में स्थापित होगा और बीएलओस के पास मतदाता सूची, जो कि अल्फाबेटिकल क्रमों में मतदाताओं की जानकारी रखेगी, ऐसी सूची उनके पास विशेष रूप से उपलब्ध रहेगी। हमने कल सभी हमारे 15,701 मतदान केंद्रों में पर्याप्त ईवीएम मशीनों की भी व्यवस्था की है और 120% बैलेट यूनिट, 122% आवश्यकता से अधिक ऐसे कंट्रोल यूनिट और 134% वीवीपैट्स की व्यवस्था की गई है। कल 15,701 मतदान केंद्रों में से 7,887 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहां पर सुबह प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक लाइव वेबकास्टिंग। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, संजय जी का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ स्ट्रेट हेड लाइव जुड़ चुके हैं। संजय जी, यहाँ पर अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और कहीं ना कहीं टेम्परेचर हाई है। बूथ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 लोकसभा क्षेत्र, जिसमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर है। इन 7 विधानसभा लोकसभा के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान केंद्र जो 15,701 है,
वहां पर तमाम तरह की तैयारियां, चाहे वो छाया की व्यवस्था हो, चाहे वहां पर गर्मी है तो पानी की व्यवस्था हो, जो मतदाता है उनको पर्ची और मतदान करने में किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए BLO की मौजूदगी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लोगों की मौजूदगी, तमाम लोगों की मौजूदगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से तय की गई है। और मैं बता दूं कि कल यानी 7 तारीख को होने वाले तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 168 जो कुल अभ्यर्थी हैं, जो कुल उनके में जिसमें 142 पुरुष हैं और 26 महिला है, तो इनके भाग्य का फैसला कल EVM में कैद हो जाएगा और उसके लिए तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई है। ठीक है, बिल्कुल। संजय जी, वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंट बढ़ाने के लिए इस बार किस तरह से लोगों को जागरूक किया गया? देखिए, जागरूकता के लिए तमाम चीजें, जागरूकता अभियान चलाया गया। ये तो जो अलग अलग माध्यम है, मीडिया है, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, कलेक्टर, उनके माध्यम से अलग अलग रैली, जागरूकता अभियान और तमाम चीजें जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके वो किया गया है। और कोशिश की गई है कि मतदान का प्रतिशत जो पिछली बार था उससे बढ़े, और उम्मीद भी यही की गई है छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से कि मतदान प्रतिशत पिछली बार की तुलना में इस बार बेहतर रहे। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हम तक बातचीत करने के लिए, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर तीसरे चरण का रण नजर आ रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई है। 4 बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।